किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के हमारे अंक कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ का सीज़न चल रहा है। खरीफ के सीज़न में हम ऐसी कौन कौन सी फसल बो सकते हैं जो कि हमारे किसानों के लिए मुनाफा दें। इसके अलावा कौन सी अच्छी वैरायटीज़ होती हैं। और एक बात एक ये भी है कि मॉनसून भी अब की बार जल्दी आ गया है। तो इन सभी तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी फसलें हमारे लिए मुनाफे का सौदा हो सकती हैं। आज का हमारा विषय आप समझ ही गए होंगे, खरीफ फसलों की उन्नत खेती। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं श्री BL बिलैया, जो कि संयुक्त संचालक कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग से हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है लाइव प्रोग्राम है, यानी कि फ़ोन इन प्रोग्राम है। तो हमारे विषय से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0755-266-0049, जो कि अभी आपको हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। साथ ही टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या का हल भी हमसे ले सकते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ आपको आपकी समस्या का हल देंगे। तो खरीफ की हम बात करने वाले हैं। मॉनसून जो कि है इस बार जल्दी आ गया है। तो ऐसे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुरभि जी आपने चर्चा की, क्योंकि अभी जो मानसून आ गए हैं और किसान जो है खेत की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमको खेत की तैयारी फसल वार कौन सी फसल के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, ये बताने का बहुत ही अच्छा समय है। ये अभी जो है जहाँ जहाँ सोयाबीन की खेती होनी है, तो वहाँ के खेत के लिए तो खेत तैयार है और खेत की तैयारी भी किसान जोरों से कर रहे हैं। कहीं कहीं बोनी का कार्य भी चालू है। जी परंतु अन्य फसलें जो है उनके लिए भी किसान जो है खरपतवार यदि उगा है तो बखर चला दें और खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट कर दें। हमें मालूम है हमारे प्रदेश में मुख्य रूप में अनाज वाली फसलें देखें तो धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की भी खेती होती है। इसके अलावा यदि हम दलहनी में जाते हैं तो अरहर, मूंग और उड़द तथा तिलहनी फसलों को देखें तो सबसे ज़्यादा मुख्य फसलें है सोयाबीन, फिर तिल, जी राम तिल और मूंगफली का एरिया भी है। इस प्रकार मुख्य फसलें हैं। साथ ही साथ माइनर मिलेट्स में भी कोदो कुटकी भी बोई जाती है। तो इन सभी फसलों के लिए इस बार का मानसून जो है वो बहुत अच्छा समय पे आया है और किसान जो है ये भूमि के अनुसार फसलों को चयन कर सकते हैं। तो सर ने यहाँ पे बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है कि खरीफ में आप इस समय कौन कौन सी जो हमारे यहाँ की मुख्य फसलें हैं जिनको आप बो सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी फसलों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे जी पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन के बारे में, क्योंकि अभी सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख फसल के रूप में मानी जाती है। जी। तो सोयाबीन के बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुरभि जी, हमारे यहाँ जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र देखें हम जी तो सोयाबीन का ही आता है। बिल्कुल। और सोयाबीन विगत 2 सालों से थोड़ा सा उत्पादन कम और फसल भी खराब होती जा रही है, तो बहुत से किसानों का झुकाव सोयाबीन की तरफ से अन्य फसलों की तरफ भी जा रहा है। परंतु ये मौसम को देखते हुए और समय पे बारिश आ रही है, तो जी किसान बंधु जो है वो सोयाबीन जिनके पास बोना चाहते हैं तो सोयाबीन को ज़रूर बोएं। सोयाबीन के लिए जो है किस्मों भी अलग अलग भूमि के अनुसार उनका चयन करें। जल्दी जहाँ हल्की ज़मीन है वहाँ जल्दी पकने वाली सोयाबीन बोएं, और जहाँ मध्यम प्रकार की भूमि है वहाँ जो है मिड सीजन की सोयाबीन बोएं, और जहाँ हमारी निचला क्षेत्र है, काली ज़मीन है, ऐसे में ऐसी जगह जो है वो अधिक देरी या लेट किस्म को बोएं। ये अभी समय है चयन का, ताकि उत्पादन और उत्पादकता बहुत अच्छी प्राप्त कर सके। तो हमारे सभी किसान जो हैं वो वाकई ये चाहते होंगे कि कैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे सर ने ज़मीन के बारे में तो बता दिया कि अगर हल्की है या भारी है तो आपको चयन करना है, लेकिन सर साथ साथ आप अगर ये भी बताते कि कौन सी वैरायटी या किस्म का चयन करना है। जैसे हम देखें कि सोयाबीन जो है वो 90 से 110
और 115 दिन की किस्में हैं, इतने दिन में तैयार हो जाती है। जी। तो जल्दी में जाते हैं हम तो JS 95-60 जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है। 20-29 है, ये भी जल्दी पक जाती है। इसके अलावा 9305 जो है वो इसके बाद है। JS 335 जो है वो लेट किस्म है, वो 95 से 100 दिन तक लगता है। तो जहाँ काली ज़मीन है वहाँ के लिए ये उपयुक्त हो सकती है। जी। इसके अलावा हम देखें तो 20-34 है, NRC 12 है, ये किस्में भी बहुत अच्छी है और किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये किस्मों को लगा सकते हैं। जी। सर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी। बबनी पटेल जो हैं ये सागर से जुड़ गए हैं। हाँ। बबलू पटेल सागर से जुड़ गए हैं। सर बताइए सर, आपका प्रश्न क्या है? क्या आप आवाज़ सुन सकते हैं? शायद उनसे संपर्क टूट गया है। जी सर, जी। आप किस्मों के बारे में बता रहे थे। तो ये जो प्रमुख किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में बोई जाती हैं, ये किस्में हैं, इनको किसान लगा सकते हैं। तथा बीज के रूप में भी यदि किसान इसको बनाना चाहते हैं तो आधार बीज, फाउंडेशन सीड अलग से लेकर और बीज की व्यवस्था के लिए भी बीज को अभी से बोना चालू कर सकते हैं। किस्मों के बारे में सर आपने बताया, लेकिन साथ में आपने एक बहुत ही अच्छी बात जोड़ दी बीज के बारे में। जी। तो बीज का चयन जो है वो कैसे करना है, और साथ ही बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बीजोपचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीज का दो प्रकार से है। प्रमाणित बीज है तो वो तो ग्रेडेड है, सर्टिफाइड है। परंतु किसान अपने स्वयं का बीज भी बोना चाहते हैं या स्वयं का बीज किसानों के पास है तो वो जर्मिनेशन टेस्ट जरूर करा लें। जी। अंकुरण जो है 100 बीज जमाते हैं तो कम से कम 70 उगना चाहिए। तो जी। 70% जर्मिनेशन होना चाहिए ताकि हम जो पौधों की संख्या 4 से 4.25 लाख प्रति हेक्टेयर की का अनुमान लगाते हैं वो बनी रहे, जिससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अन्य किस्मों में भी यदि हम 25 कुंटल, 30 कुंटल, 22 कुंटल चाहते हैं तो पौधों की संख्या पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जर्मिनेशन के अलावा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने बताई है कि बीजोपचार। जी। बीजोपचार एक ऐसा टीका है कि जो कीड़े कहें, रोग कहें, इनसे बचाव यदि पौधों को, छोटे सीडलिंग को करना है तो बीजोपचार आवश्यक है। बीजोपचार दो प्रकार से होते हैं। एक तो हम जो फंजीसाइड, इनसे बीजोपचार करते हैं। दूसरा जो है कल्चर, राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर, ये कल्चर से भी बीजोपचार किया जाता है। सर आपको परंतु एक बार फिर से थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी। GD बरेलिया जुड़ गए हैं होशंगाबाद से। GD जीडी बड़ौदिया जी। बड़ौदिया। जी। जीडी बड़ौदिया। हेलो। हाँ, ये खरीफ की फसल। हेलो। जी सर पूछिए। हाँ, ये खरीफ की फसल जो सोयाबीन के लिए बताया कि भाई वो जो काली मिट्टी है उसके लिए अलग, जो अलग अलग मिट्टी के लिए, किंतु कोई सी भी मिट्टी हुई, मैंने देखा है, मैंने भी सर्वे किया है, जिसमें कहीं भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी हो कहीं भी ये सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं हो रही है। मेरे मेरे मैं हरदा क्षेत्र होशंगाबाद में रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी मतलब ये 4-5 वर्षों से सोयाबीन की फसल बहुत ही कम हो रही है या नहीं हो रही, उसका उत्पादन बहुत ही कम है। तो इसका सजेशन आपको, सोयाबीन का सजेशन आपको देना उचित नहीं लग रहा। जी। अ, सोयाबीन के उत्पादन की ही सर हम बात कर रहे थे। इसके स्थान पर कोई अन्य फसल के लिए सजेशन दे तो बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। लगातार 2 साल हम देख रहे हैं तो सोयाबीन की उत्पादकता जो है बिल्कुल कम हो रही है और कहीं कहीं तो उत्पादन पिछले साल जो है वो हुआ नहीं है। उसका दो कारण थे। एक तो जो रेंस है वो बहुत धीमी हुई और लास्ट की जो रेंस हेवी होने के कारण फूल की अवस्था में और पाट की अवस्था में होने के कारण जो है फसल काफ़ी ख़राब हुई है। तो किसान भी इस बार सोयाबीन की जगह अन्य फसलों को लेना चाह रहे हैं और अन्य फसलों में भी हम किसानों को दो जो रबी की फसल ले सके ऐसे फसलों का चयन करने के लिए सलाह दे रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है
सोयाबीन की जगह धान। धान में भी ऐसी किस्में जो सोयाबीन की उम्र की हो, 90 से 95 दिन, 110 दिन में पककर तैयार हो जाए, इस प्रकार की किस्मों को सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ मक्का जो है, वो मक्का का एरिया भी बढ़ रहा है, मक्का की किस्मों को भी सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं जो लोअर क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, और जहाँ अरहर अच्छी हो सकती है, तो अरहर के लिए भी सोयाबीन की जगह हम किसानों को सलाह दे रहे हैं। तो बड़ौदिया जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तो कि यहाँ लगातार पे सोयाबीन जो जी है उसकी जगह कौन कौन सी फसल हम ले सकते हैं। तो उनके लिए ये 3-4 फसलें जो है वो बहुत ही अच्छी फसलें हैं। उम्मीद जी करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शेर सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, शाजापुर से जुड़े हुए हैं। जी सर, सवाल पूछिए आपका। आवाज अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी हेलो, हाँ हाँ, जी, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, पूछिए पूछिए सर, आपका सवाल पूछिए। हाँ हाँ, सवाल तो हो गया मेरा। मेरा वही सोयाबीन का सवाल था, है ना? जी हेलो, हाँ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। ओके, सोयाबीन से जुड़ा हुआ ही सवाल है यहाँ पे। और सोयाबीन पे हम किस्मों की बात कर रहे थे। जी जैसा कि आपने बताया कि वाकई पिछले 1-2 साल में जो है जी सोयाबीन की उतनी उत्पादन नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। जी तो काफ़ी इससे परेशान भी हैं हमारे किसान भाई। तो और किसी फसल की तरफ जा सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। जी लेकिन इसके पहले हम वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे। आपने जर्मिनेशन के बारे में बताया था, जी तो जर्मिनेशन कहाँ से करवा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जर्मिनेशन बताइए। 2 प्रकार से है। एक तो हमारे पास लैब है, जी हर एक संभाग स्तर पे लैबें हैं। तो किसान यदि अपना बीज ले जाके वहाँ टेस्ट कराना चाहते हैं, जी तो बीज परीक्षण प्रयोगशाला हर एक संभाग में एक एक प्रयोगशाला है, वहाँ से करा सकते हैं। और यदि किसान स्वयं भी करना चाहे तो एक बोरा भट्टी या रेत या जहाँ भी उपयुक्त जगह मिले वहाँ पे दानों को रख दें, और उसके बाद फिर हल्का सा पानी नमी उसको दें, और उसके बाद देखेंगे 2-3 दिन बाद जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो जो जर्मिनेशन 100 में यदि 70 दाने उगने लगते हैं, जमने लगते हैं, तो बताइए, समझिएगा कि हमारा बीज बहुत अच्छा है। और यदि उससे कम है तो हमको बीज की मात्रा जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। जी तो ये कह सकते हैं कि अगर हम एक अच्छा बीज लेते हैं तो एक अच्छी फसल की हम उम्मीद भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। और बीजोपचार जैसे बताया जी कि अभी हमारे किसान बंधुओं ने भी क्वेश्चन किया कि सोयाबीन जो है वो लगातार खराब हो रहा, तो उसको बचाव के लिए एक बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी है, और जैविक बीजोपचार करने से भी बहुत फायदा होता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जी अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सोयाबीन की अच्छी किस्मों के बारे में, साथ ही हमने बीज उपचार के बारे में भी बात की थी। अब क्योंकि हमने बीज उपचार के बारे में बात कर ली, बीज के बारे में भी बात कर ली, किस्मों के बारे में बात की, अब आप ये बताइए कि हम कौन कौन सी विधि से इसको बो सकते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। हमको बोते समय विधियों को चयन करना पड़ेगा कि जो है सोयाबीन जो है इस प्रकार से बोएं ताकि यदि ज़्यादा पानी आए तो भी निकल जाए, कम पानी रहे तो भी पौधों को पर्याप्त नमी मिल सके। इसके लिए 3 विधियां जो है अलग अलग इससे सोयाबीन की बोनी की जाती है। पहला है रिज फरो, दूसरा है रेस बेड और तीसरा है ब्रॉड बेस। ये आज कल किसान जो है वो सबसे ज़्यादा रेस बेड को उपयोग में ले रहे हैं और सोयाबीन ही नहीं अन्य खरीफ की फसलें जो दलहन तिलहन है उन फसलों को भी इस विधि से बोया जा सकता है, जिससे फसल जो है वो पर्याप्त नमी मिल सके और ज़्यादा पानी है तो उसका निकास हो सके। बिल्कुल जी। कितनी मात्रा में सर बीज को यहाँ पे लेना चाहिए? जैसे हमने बताया कि बीज बहुत ज़रूरी है कि हमें सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में जितने उत्पादन के लिए आवश्यक है वो ही डालें। ज़्यादा बीज डालने से कभी कभी क्या है अफलन की स्थिति होती है, पर्याप्त ब्रांच नहीं निकलती है, फूल नहीं बन पाते हैं और उत्पादन पे असर पड़ता है। तो बोते समय जो बीज है उसकी मात्रा पे भी हम पर्याप्त ये रहना चाहिए। जहाँ जर्मिनेशन ठीक है तो वहाँ 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज का रिकमेंडेशन करते हैं। यदि अच्छा जर्मिनेशन है और ठीक है तो 55 से 60 किलो भी रेस बेड और ब्रॉड बेस मेथड से हम बोते हैं तो 55 से 60 किलो बीज भी पर्याप्त पर हेक्टेयर के लिए उपयुक्त हो जाता है। बीज उपचार का सर अगर हम कहें तो क्या ये बिल्कुल उपयुक्त समय है? बोने के पहले बीजों को उपचार करना है। बीजों मतलब बीज यदि बोनी हो गई तो उपचार हो नहीं पाएगा, तो सबसे पहले जो है बीजों को उपचार करें। इसमें देखें हम कि जो प्रमाणित बीज है, अन्य बीज है, उसमें तो बीजोपचार दवा साथ में रहती है, उसको मिलाना पड़ता है, उसको कभी भी मिला सकते हैं। पर जो हमारा कल्चर है वो कल्चर को बोने के समय ही रखें और धूप में ना रखें और इसको छायादार जगह में रखें, नहीं तो कल्चर में जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो उपचार का कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे हमने सोयाबीन के बारे में बात की, लेकिन जैसे कि हमारे कॉलर का भी सवाल था कि अगर सोयाबीन के अलावा हम किसी और फसल की तरफ अगर जाना चाहें तो एक कह सकते हैं कि आजकल मध्य प्रदेश में धान की तरफ भी काफ़ी झुकाव हुआ है। विदिशा में, रायसेन में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धान की तरफ झुकाव हुआ है, तो उसके बारे में अभी आप क्या बताना चाहेंगे? धान में 2 प्रकार से है। एक तो धान की जो रोपा विधि है वो सबसे बहुत अच्छी है और हम यदि SRI विधि से लगाते हैं तो उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलता है। SRI में रोपा जो है वो कम दिनों का रहता है। ऐसे तो हम किसानों को कहते हैं कि जितने माह की फसल है उतने सप्ताह का रोपा अधिकतम होना चाहिए। उससे यदि ज़्यादा रहता है तो जो ग्रोथ है वो नर्सरी स्टेज में ज़्यादा हो जाती है और वो हो नहीं पाता है। तो इसके लिए किसानों को सबसे पहले नर्सरी तैयार करना चाहिए। जहाँ किसानों ने नर्सरी तैयार कर ली है वो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ किसान वर्षा पे निर्भर रहते हैं, पर्याप्त नमी नहीं है और वहाँ यदि नर्सरी डालना चाहते हैं तो हम किसानों को सलाह देते हैं कि नर्सरी एक साथ पूरी नहीं डालना चाहिए। जितनी आवश्यकता है, एक दिन में जितना रोपा लग सकता है उतने ही डेली की नर्सरी डालें, ताकि जो पूरा का पूरा फसल है आपके खेत की वो एक उम्र की रहेगी। एक जगह जो है वो ज़्यादा उम्र की और कम उम्र में वो अंतर होता है।
और जब आप रोपा तैयार हो जाए तो लगाने के लिए भी कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो नीचे वाला क्षेत्र जो है, ढाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पहले लगाएं, इसलिए कि वहाँ जो पहले लगाने से पानी जो है वो लंबे समय तक रहेगा, और ऊपरी वाला क्षेत्र है वहाँ पानी या मॉइस्चर है वो जल्दी सूख जाएगा। तो यदि हम लोअर मतलब निचले क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र में तक रोपा लगाते हैं तो वो उत्पादन पे भी अच्छा असर पड़ सकता है। मेडागास्कर विधि से किसान बंधु ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना रहे हैं और लगा रहे हैं। इसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है और कीड़े बीमारी के साथ साथ खरपतवार भी कम लगते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमने धान के बारे में क्योंकि बात कर ही रहे हैं, तो इस समय जो वैरायटी है वो भी चयन करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो कौन सी अच्छी वैरायटी है जिससे अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई ले सकें? जी, जहाँ हम हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है और वहाँ धान की फसल लेना चाहते हैं तो MTU 10-10 करके है, वो कम दिनों में तैयार हो जाती है और मोटी धान कहलाती है। और यदि आपकी मीडियम है, थोड़ी सी दोमट भूमि है, वहाँ लगाना चाहते हैं तो 1001 MTU 1001 भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पूसा बासमती का एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे कई सारी वैरायटी अभी हमारे मॉनिटर पे भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किस्मों को लगा सकते हैं, परंतु लगाते समय खेत के अनुसार किस्मों का चयन करना बहुत अच्छा बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप किस्में अच्छी लगा देंगे हल्की ज़मीन में और वो लॉन्ग ड्यूरेशन की रहेगी, और जब उसको फ्लावरिंग स्टेज में आएगी, मिल्किंग अवस्था में आएगी और पानी मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। तो किसान बंधुओं को ये बीज लेते समय या बोते समय किस्मों के नाम या किस्म के उत्पादन के साथ साथ कितने दिन में तैयार हो जाती है ये भी जानकारी में लेकर ही बोना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी सर अगर हम देखा जाए तो कहाँ से ले सकते हैं हमारे किसान भाई? 2 प्रकार से जानकारी, एक तो कृषि विभाग के माध्यम से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ब्लॉक में होते हैं, उनसे सलाह, या जिस संस्था से आप बीज निगम के माध्यम से लेना चाहते हैं या कोई प्राइवेट डीलर के यहाँ से लेते हैं तो उनसे ज़रूर पूछें। और नई किस्मों को यदि आप पहली बार ले रहे हैं तो उसके बारे में, किस्मों के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक देखा गया है सर, रोपाई के समय अक्सर लेबर की बहुत समस्या आती है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि धान में सबसे बड़ी समस्या लेबर की हो रही है और इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए पेडी ट्रांसप्लांटर, तो धान की रोपाई मशीन भी आ गई है और वो रोपा जो है मशीन के माध्यम से लग जाता है, परंतु ये इसके लिए रोपा भी अलग से तैयार करना पड़ता है। रोपा तैयार करने के लिए पहले ट्रे या फिर पॉलीथीन बिछाकर अलग से रोपा तैयार होगा और वो रोपा को फिर जो धान की रोपाई वाली मशीन है उसमें से फिर रोपा किया जा सकता है। तो जिन जिन किसानों के यहाँ अभी रोपा धान की रोपाई मशीन के द्वारा रोपा लगवाना है, वहाँ पे रोपाई का कार्य हो गया है। हर एक विकासखंड में 5-5, 6-6 किसान इस प्रकार के चयन किए गए हैं। जिला स्तर पे भी कुछ किसान चयनित हुए हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से इस मशीन के द्वारा कैसे रोपा लगता है, कैसे नर्सरी लगती है, वो दिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है सर, धान की जो फसल है वो पानी ज्यादा मांगती है, तो अगर कहीं पे पानी का अभाव है तो ऐसे में किस फसल की तरफ रुख कर सकते हैं हमारे किसान भाई? जहाँ पानी नहीं है, स्वयं का पानी नहीं है, वहाँ पे कम दिनों वाली ही फसल को बोना है। अधिक दिन वाली पूसा बासमती या चिन्नौर या अन्य जो किस्में हैं, जीरा शंकर वगैरह जो नई निकली है, ये इस प्रकार की किस्मों को उस जगह नहीं बोना चाहिए। जहाँ पानी भरा रहता है सुरभि जी, ऐसी जगह पे ये किस्मों को उपयोग में लेना है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने धान और सोयाबीन के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन मक्का भी एक खरीफ की बहुत अच्छी फसल है, मुख्य फसल के रूप में मानी जाती है, तो मक्का के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मक्का सबसे पहले बोनी यदि होती है तो मक्का की होती है और उसके बाद सोयाबीन की होती है
तो जिन किसानों ने मक्का की बोनी कर ली है अच्छा है, जिन किसानों ने मक्का की बोनी नहीं की है वो तत्काल मक्का की बोनी जो है वो प्रारंभ कर दें। इसको भी यदि आप रीजन फरो या रेस बेड से करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तथा नमी की भी पर्याप्त नमी पौधे को मिलता है। तो इसको भी करें। दूसरे बहुत से किसान ड्रिबलिंग विधि से भी इसकी बुआई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये मक्का की बुआई के बारे में हमने बात की, तो साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि उसकी अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में कौन कौन सी होती हैं? किस्में दो मक्का जो है, एक तो कंपोजिट जो है मक्का है और दूसरा हाइब्रिड है, जैसा कि हमारे मॉनिटर पे चल रहा है। जी। हाइब्रिड किस्में भी है और ये भी है। तो इनको दो प्रकार से है। जैसे अभी किसान बंधु बहुत से मक्का की तरफ जाना चाह रहे हैं सोयाबीन से, तो वो या तो इंटर क्रॉपिंग की 4 लाइन सोयाबीन की, 2 लाइन मक्का की, इस प्रकार से इंटर क्रॉपिंग के रूप में भी इसको बो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें किसानों ने कहा कि भाई हमको कटाई गहाई में दिक्कत आती है, तो सोयाबीन को काटने के बाद फिर मक्का की भी कटाई गहाई कर सकते हैं। तो इंटर क्रॉप के रूप में यदि प्योर नहीं लेना चाहते मक्का, अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसान इसको प्योर के रूप में भी लेते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है और उत्पादन के साथ साथ इसकी जो वो है लाभ भी मिलता है। कहीं यदि ज़्यादा पानी हो जाए, कम पानी हो जाए और पानी ना भी रहे तो मक्का कुछ ना कुछ उत्पादन दे ही देता है। तो किसान इस ओर भी काफ़ी आगे आ रहे हैं और मक्का की बोनी कर रहे हैं। तो जैसे हमने सभी के बारे में बात की, सोयाबीन के बारे में भी बात की, धान के बारे में भी बात की, दोनों के बीज उपचार की बात की, तो क्या मक्का में भी बीज उपचार उतना ही ज़रूरी है? सभी किस्म जितने भी हमारे फसलें हैं खरीफ की, तो इन सब फसलों में बीजोपचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजोपचार करना चाहिए ताकि फफूंद या फंगस रोग या कोई वायरस रोग या कोई कीट है जो सीडलिंग अवस्था में ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे बचाया जा सकता है। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहती हूँ कि अरहर जो है वो लंबे समय की फसल है जी। तो अरहर को क्या हम गेहूं चना के साथ लगा सकते हैं या उसके बाद किस तरीके से अरहर को लगाएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत आपने भी जो क्वेश्चन किया है वो भी किसानों के माध्यम से भी आए कि साहब हम 3-3 फसल लेते हैं, यदि अरहर की फसल बोएंगे तो क्या गेहूं बो सकते हैं, चना बो सकते हैं? तो हम लोगों ने जो है अब अरहर की नई किस्में हैं और वो बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। ये किस्में भी उपलब्ध है और इसको बो सकते हैं। ये 95 से 110 दिन तक में तैयार हो जाती है और इसके बाद रबी की फसल आसानी से की जा सकती है। चना भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, राजू लोचन करके भी किस्म हमारे पास है। इसके अलावा जो है पूसा 33, TJT, ये सब किस्में जो है अरहर की उपलब्ध है, इनको उपयोग में लाकर बोया जा सकता क्योंकि है। यहाँ समय का अभाव है और हमने खरीफ की बहुत अच्छी अच्छी फसलों की, उनकी वैरायटियों के बारे में जाना है। सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।